नमस्कार, एनजीएन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। बात है ये 2009 की। एक बैठक होती है, उस बैठक में कुछ तय होता है, सरकार बनने की बात होती है और राष्ट्रपति भवन में एक लिस्ट जाती है कि ये मंत्री शपथ लेंगे। सबको राष्ट्रपति भवन से कॉल भी आ जाता है। एक नेता गाड़ी से निकलता है और अचानक पता चलता है कि नहीं, आपको नहीं आना है, और उनका नाम मंत्री लिस्ट से कट जाता है। और राष्ट्रपति भवन जो फ़ोन किया जाता है, वो फ़ोन करने वाले अहमद पटेल होते हैं। उसके पहले की एक घटना है, एनडीए की सरकार होती है, अटल जी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अटल जी, आडवाणी जी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली मिल के एक निर्णय करते हैं, और अरुण जेटली बाहर आते हैं, तब तक उनको एक फ़ोन आता है कि आप यह जो निर्णय कर रहे हैं यह गलत है। अरुण जेटली हैरान होते हैं कि हम 4 लोगों की बात हुई, ये फ़ोन बाहर से कहाँ से आ गया। वो फ़ोन करने वाले भी अहमद पटेल होते हैं। आज हम जिस जगह हैं, इस जगह पे 2020 के पहले हर 2-3 महीने के बाद गाड़ियों का काफिला आता था और पूरे देश से लोग आते थे कुछ ना कुछ मांगने, और उनको मिलता भी था। अब अहमद पटेल नहीं है, वह कांग्रेस नहीं है, सरकार नहीं है, लेकिन संघर्ष कायम है और उस संघर्ष को आगे बढ़ा रही उनकी बेटी मुमताज़। आज हम उनके साथ बात करेंगे सियासी मसलों पे, संघर्ष के मसलों पे और वैचारिक मसलों पे। आपका एनजीएन में स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत अजीत जी। आपने पूरा देश का पॉलिटिक्स एक समय आपके घर से चलता था, तब आप पॉलिटिक्स में नहीं आए। अब आप संघर्ष के रास्ता क्यों चुना, इतना लेट क्यों हुआ? आना चाहते थे, हमेशा देखा है, पले बड़े हैं इस बीच में, पर कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टिव फादर थे शायद। राजनीति उन्होंने बहुत बारीकी से देखी थी, तो दूर रखते थे हमारे को, पर चाहत हमेशा से थी और उनसे बातचीत हुई थी। आज शायद होते तो उनके साथ काम कर रहे होते अब। आपका वो जो 23 नंबर का बंगला था, वो रात 11 बजे से खुलता था और सुबह 5 बजे तक गुलजार रहता था। उस सिस्टम में आप कभी शामिल थे? तो जी, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तो बिल्कुल रात को 11 बजे के बाद जो हलचल वहाँ शुरू होती थी, हम लोगों को भी आदत थी कि रात भर जागे, सुबह 6 बजे सोते थे। पहले भी मैंने शायद किसी इंटरव्यू में बताया था कि 2 बजे रात को जब घर के अंदर घुसते थे तो खाना देने की जिम्मेदारी मेरी होती थी। बल्कि जब मैं शादी करके उस घर को छोड़ के गई तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक फैमिली में मेरी शादी हुई। आर्मी बैकग्राउंड था, पुलिस बैकग्राउंड था। रात को 10 बजे बत्तियां बंद, सब सो जाते थे, सुबह 5 बजे उठते थे। और हमारा तो उल्टा था। हाँ, हमारा तो सिस्टम ही उल्टा था। तो आई थिंक शुरू में तो मुझे डिप्रेशन हो गया। अगर रात को 12-1 बजे पापा का फ़ोन आया कि बेटा ठीक हो, क्योंकि उसी टाइम पे उनको वक्त मिलता था, तो पूरा घर जाग जाता था क्योंकि घंटी बज गई फ़ोन की। तो काफ़ी टाइम लगा एडजस्ट करने में, पर हाँ, बिल्कुल बहुत चीज़ें देखी वहाँ पे। गाड़ियों का काफ़िला आता जाता था, लोग आते जाते थे, खिड़की से झांक के हम देखते थे कौन आया कौन गया, और समझ में आ जाता था कि कुछ हलचल मच रही है, कुछ होने वाला है। तो देखा बहुत कुछ है, और उस टाइम तो बाहर से देखकर एंजॉय किया था। अब समझ आ रहा है कि कितना कठिन समय हो सकता था और कितनी मतलब कॉम्प्लेक्स डिसीजंस ली जाती थी उस वक्त, जिससे कि देश का रुख बदल सकता था। पटेल साहब का जो टाइमिंग था वो बड़ा गजब था। वो 3:30-4 बजे तक मिलते थे, 8 बजे 10 जनपद पहुंच जाते थे, 9 बजे पार्लियामेंट पहुंच जाते थे, संसदीय सचिव के पहले तो वो पहुंच जाते थे। हाँ, तो मुझे भी नहीं पता किस तरीके से वो मैनेज करते थे, पर कहीं ना कहीं आज कहना चाहूँगी कि हेल्थ इज़ वेल्थ। शायद उस तरीके की लाइफस्टाइल को उनको हमसे जल्दी छीन लिया गया, उस तरीके की लाइफस्टाइल की वजह से। पॉलिटिक्स में तो बहुत स्ट्रेस होता है, और इन सब के अलग ये देखे पटेल साहब का जाना और उसके बाद देश में जिस तरह से एक राजनीतिक बदलाव आया,
वो अंतिम समय में उसमें चुनौती किए थे। राज्यसभा का जो उनका चुनाव था, दल बदल का जो खेल हुआ, क्रॉस बोर्ड, तमाम देश ने उसी चुनाव से मेरे ख्याल से सीखा कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। नहीं, राज्यसभा तो ठीक है, हो जाता था। जी, उन्होंने कहा था टफेस्ट बैटल ऑफ माय लाइफ, टफेस्ट इलेक्शन ऑफ माय लाइफ, पर फिर भी धैर्य से, सब्र से उन्होंने काम किया। एक पॉइंट आया जब उन्होंने घर पे फ़ोन करके मेरी माँ को कहा था उस दिन, उस रात को, कि घर खाली करने की तैयारी कर दें क्योंकि अब मुश्किल लग रहा है। तो शायद सिर्फ उनको ये था कि मेरी वाइफ को तकलीफ़ होगी, इतने वर्ष से एक जगह रहे हैं, अभी रातों रात 1 महीने के अंदर, क्योंकि कहते थे कि अगर मैं हार गया तो 1 महीने के अंदर घर खाली कर दूंगा। तो संघर्ष था, पूरे देश ने वो इलेक्शन देखा। शायद लोकसभा का चुनाव भी आपको शाम को 7 बजे तक परिणाम समझ आ जाता है या रुझान समझ आ जाते हैं कि सरकार किसकी बन रही है, पर वो एक अलग ही मज़ा था। रात को 2 बजे तक, जैसे आपने कहा कि राज्यसभा इलेक्शन भी कुछ होता है, देश ने देख लिया उस दिन। आपने घर खाली करने की बात की, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि पटेल साहब और शरद यादव दोनों ने जिंदगी भर दिल्ली की राजनीति की, स्टेट पॉलिटिक्स नहीं की, असेंबली का चुनाव नहीं लड़े, लेकिन घर नहीं बनाया दिल्ली में। वो खाली करना 23 साल 24 साल, वो 23 नंबर एक तरह से वो पावर आइडेंटिटी। जी, सोच रहे थे, और आखिर आखिर में कि अब टाइम आ गया है कि मैं यहाँ पे कुछ करूँगा, पर ये सोचते सोचते ही बीमार हुए और कोविड हुआ और वो चले गए। बहुत बहुत तकलीफ़ हुई 6 महीने बाद हमें दिल्ली में घर मिलने के लिए। मैं तो खैर वहाँ रहती हूँ, पर मेरी माँ के लिए जब घर नहीं मिल रहा, एज है, पर एक वो था कि मिसेस अहमद पटेल को घर नहीं मिल रहा है। लोग बुलाते थे, घर दिखाते थे, फिर उसके बाद मना कर देते किराए पे देने के लिए। तो आखिर में एक जान पहचान के किसी के थ्रू जेंटलमैन निकले जो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे पीएमओ में काम करते थे, उन्होंने मदद करी। और ऐसा नहीं है कि आज जहाँ पे मेरी माँ रह रही हैं, मेरे भाई रह रहे हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन क्योंकि कोई चॉइस नहीं था तो अभी भी वो घर उन्होंने किराए पे लिया हुआ है और रह रहे हैं उसके अंदर। अहमद पटेल ने जिंदगी भर दूसरों को बंगले दिलाए और उनकी फैमिली को दिल्ली में, उसी दिल्ली में घर के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो यही रियलिटी है, इसको इसको ही सच्चाई कहते हैं। मुमताज़ पटेल और मुमताज़ अहमद पटेल की बेटी होने का कितना अंतर है, उन दोनों का जो संघर्ष है, क्योंकि जो एक्सेप्टेशन होती है वो वर्ल्डन में मिलती है। देखिए, प्यार सम्मान बहुत मिला, पहले तो मिलता था ही, पर उनके जाने के बाद उस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर सकती। आई वेलकम इट, आई रिस्पेक्ट इट। पर जो ये बार बार आता है, आपको लेगेसी आगे लेके जानी है, आपको, आपके भाई को, तो उनकी लेगेसी क्या थी पहले तो ये समझना पड़ेगा। फिर कर दोहराऊंगी, चाणक्य थे, राजनीतिक सलाहकार थे, देश की सियासत चलाते थे, पर ये उनकी लेगेसी नहीं थी। अभी आप मुझसे थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, तो किस तरीके से उन्होंने लोगों के लिए क्या क्या किया। तो ऐसे इतनी ज़िंदगियां उन्होंने छुई हैं, इतने लोगों की उन्होंने ज़िंदगियां बदली हैं, वो थी उनकी लेगेसी। तो आज अगर हम यहाँ भरूच में भी बैठे हैं या ये सोच के आए हैं कि राजनीति में आएंगे, तो एक सेवा के भाव से ही आए हैं, क्योंकि वही हमने उनसे देखा है और उनसे सीखा है। बहुत उन्होंने एक अलग लेवल पे किया, हमारी भी आधी ज़िंदगी निकल गई, पता नहीं उस तरीके से कभी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर सेवा का भाव वही है। आप आज चुनाव की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये यहाँ पे लोगों की उम्मीद टिकी हुई है और बहुत प्रेशर फील होता है। आज कोई आता है और बोलेगा कि हमारी बच्ची का यहाँ एडमिशन करा दें या हमारे बेटे को यहाँ नौकरी लगवा दें। पापा के लिए बहुत आसान था, एक फ़ोन किया और झट से हो गया। आज हम लोगों को ये जो फाउंडेशंस पापा चलाते आ रहे हैं, शिक्षा में और स्वास्थ्य में, हम लोगों को तकलीफ़ होती है कि हम कहाँ कहाँ से CSR लेकर आएँ, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएं। तो आसान बिल्कुल नहीं है, संघर्ष बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अहमद पटेल के ट्रस्ट को इकोनॉमिकल फाइनेंशियल इशू हो? नहीं, आप देखिए जो करना चाहते हैं, आप बहुत चीज़ें हैं। आप
आसान तो बहुत लगता है, आपके पास सारे कांटेक्ट हैं, आप सबको जानते हैं, सब कुछ है, पर सिस्टम आप समझ सकते हैं कि इतना सिंपल नहीं है कि आपने बोला कि भाई इनकी नौकरी लगा दे तो लग गई, इनको एडमिशन दिलाते तो दे दिया। एक एक चैनल अलग बन जाता है। वो अहमद पटेल थे, हम उनके बच्चे हैं, अभी हमको वहाँ पहुंचने में पता नहीं ज़िंदगी भर भी लग जाए, नहीं पहुंच पाएंगे। तो तकलीफ़ तो बिल्कुल है, और एक्सपेक्टेशन शायद इतनी ज़्यादा है, प्रेशर जो इतना बना के रखा हुआ है कि लेगेसी आगे बढ़ानी है आपको, ये आप उनके बच्चे हैं, तो मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, प्रेशर हम लोगों को बहुत फील होता है। जब पटेल साहब की अंतिम यात्रा थी, लगभग पूरा देश भरोच में था, तमाम चार्टर्ड प्लेन आ रहे थे, तो वो एक उम्मीद से आए थे ना, क्योंकि भरूच को अहमद भाई ने तो, वो यहाँ आते थे, बिताते थे, समय बिताते थे, तब भी लोग आते थे ना। तो ये जगह तो वही है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में जिसका नाम भरूच है। भरूच को अहमद पटेल के नाम से और अहमद पटेल को भरूच के नाम से जानते थे। तो वो चीज़ हम अभी भी कायम रखना चाहते हैं। आज भरूच देखिए फिर भी चर्चा में है, आज 3 साल बाद भी लोग याद कर रहे हैं कि अहमद पटेल का भरूच है, और भरूच के बारे में ही हम यहाँ आज आपसे बात कर रहे हैं। उनके जो सेवा के काम थे, उनकी जो हॉस्पिटल थी, प्रणब मुखर्जी ने उद्घाटन किया था, उन सब चीज़ों को आप कैसे आगे बढ़ा? तो मेरे भाई उनके साथ इसमें फैसल के साथ लगे हुए थे। पापा के जाने के बाद मैं भी उतरी इस फील्ड में, और हमसे जो बन पा रहा है हम लोग कर रहे हैं, और हम इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, बट उससे ज़्यादा इस वक्त हमें ज़रूरत है कि स्टेबिलिटी। तो जो जो उन्होंने यहाँ पे पीछे छोड़ा है, अभी हम उसको स्टेबलाइज़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस विज़न से उन्होंने ये सब खड़ा किया था, उस विज़न को आगे लेकर चलें। वो चाहते थे कि भरूच को, अंकलेश्वर को, एक 3 टायर सिटी है, एक वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी मिले, यहाँ पे हार्ट इंस्टीट्यूट हो, यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी सेवा पब्लिक को मिल सके। तो हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक स्कूल खोला हुआ है, CBSE इंग्लिश मीडियम। हम अभी जिस वक्त जहाँ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं मेरा, यहाँ पे हमारा हेल्थ सेंटर है फ्री, जहाँ पे रोज़ करीबन 180 से 100 पेशेंट आते हैं जिनका मुफ्त में चेकअप होता है, जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं, फ्री में ब्लड टेस्ट होते हैं। तो एटलीस्ट हम चाहते हैं कि ये उसी तरह कायम रहे, और जहाँ जहाँ हमें मौका मिलेगा हम इसको एक्सपैंड करके आगे लेकर चलेंगे। अहमद पटेल साहब की एक बहुत फैन फॉलोइंग थी। मुझे टिकट चाहिए, मुझे पता है कहाँ से मिलेगी, मुझे बाकी कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, वो वहाँ से मिल भी जाती थी। अब उन लोगों की अपेक्षा आपसे होंगी, आप तो खुद ही संघर्ष में हैं। नहीं तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी, और आपने जो कहा ऐसा नहीं कि मिल जाती थी। उनकी जो खासियत थी ये थी कि वो सबकी सुनते थे, आपको पेशेंट हियरिंग देते थे, आप जाते भी थे। अगर आपका नहीं भी काम होता था तो आप ना उम्मीद नहीं होते थे, क्योंकि आपको एक तसल्ली रहती थी कि आपकी बात किसी ने सुनी और आपकी बात कोई रखेगा आगे। ये चीज़ हमने सीखी है। आज मैं भी जानती हूँ कि सबके कार्य नहीं कर पाऊँगी, पर सुनना ज़रूरी है और कोशिश करना ज़रूरी है। राजनीति में ख़ास करके वो कहते हैं आप 100 लोगों को खुश नहीं कर पाओगे, आप 10 लोगों को भी खुश नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि खुश से ज़्यादा लोग आपसे नाराज़ होंगे, पर आप ये देखना कि अगर आपने 1 या 2 को भी खुश किया तो आप अपने आप को किस्मत वाला समझिएगा कि आप खरे उतरे किसी के लिए। वो आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। कोशिश आप जारी रखिए, जो आप कर सकते हैं आप करिए, जो जो आपसे बनता है आप पूरी ताकत लगा दें, लेकिन ना उम्मीद ना होना, क्योंकि लोग तो नाराज़ होंगे ही, पर आप कोशिश जारी रखिएगा। पटेल साहब का पूरा पॉलिटिकल करियर देखे तो वो हमेशा हाईकमान के भरोसेमंद है। इंदिरा गांधी के संसदीय सचिव है, राजीव गांधी के साथ ही MPs है, नरसिंहा राव की कांग्रेस में वो अकेले ऐसे थे जो जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर है। हाँ, वो जनरल सेक्रेटरी, और फिर सोनिया गांधी की सलाहकार हुए। बाकी नरसिंहा राव वाले तो सोनिया गांधी के ज़माने में कहाँ गए। तो वो जो हाईकमान का भरोसा हासिल करना होता है, वो आप कैसे करें? जो मुझे समझ आता है और जो मैंने बचपन से उनको देखा है, बहुत छोटे थे तो कभी उनको कोई लालच नहीं रही थी किसी पद के लिए, किसी पोस्ट के लिए, कोई टिकट के लिए। जैसा पार्टी ने उनको कमान दिया,
जो जिम्मेदारी दी उन्होंने उसको उस पे खरे उतरे, उन्होंने उस पे काम किया। पर्सनल एम्बिशन नहीं थी उनकी। उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहता हूँ, और आखिरी दम तक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी आइडियोलॉजी के लिए काम किया और एक लॉयल सोल्जर की तरह खड़े रहे। आप अगर कहेंगे लास्ट मैन स्टैंडिंग इन कांग्रेस, तो कभी अगर मौका मिलता तो ही वुड हैव बिन द लास्ट मैन स्टैंडिंग इन कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं भरोसा इसीलिए भी सारे हाई कमांड ने किया होगा, क्योंकि वो अपनी पर्सनल एम्बिशन के लिए उनके इर्द गिर्द नहीं घूम रहे थे। वो वहाँ पे भी सेवा भाव से ही थे कि पार्टी की सेवा करूँगा, देश की सेवा करूँगा और लॉयल रहूँगा। ये चीज़ उनकी खासियत थी। मेरे पिता थे, लेकिन आई एम वेरी प्राउड टू से दैट ही वॉज अ लॉयल मैन एंड ही वॉज not running behind any personal ambition. वो राजधानी से उतरते थे बिना किसी तामझाम के, अपना अटैची लेके। वो आपकी एक सफ़ेद एम्बेसडर थी, वो बाहर पोर्च पे लगती थी, उससे 23 नंबर चले जाते थे। और एक वो कांग्रेस थी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करने में भूमिका निभाते थे, वो कभी मिनिस्टर नहीं बने। और एक आज की गुजरात कांग्रेस है जो स्टेगल मोड में है। उनको उसको आप कैसे देखती है? क्योंकि गुजरात कांग्रेस की आइडेंटिटी का सवाल खड़ा हो गया। तो आप गुजरात से आईसीसी डेलीगेट हैं। कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपने पूछा। कोशिश जारी है, और फिर से कांग्रेस जुड़ेगी और फिर से कांग्रेस राइज होगी, मैं यही कहना। लेकिन ये कोशिश तो ऐसी हो रही है कि डे टू डे नीचे जा रही है। तो कहीं ना कहीं माहौल भी आज का फ़र्क है, पब्लिक परसेप्शन भी अलग है, मीडिया भी साथ नहीं दे रही है। बहुत वर्षों से पार्टी पावर में नहीं है, तो एक फटीग भी सेट इन हो गया है। पर सब तैयारी कर रहे हैं फिर से संघर्ष करने की, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं फिर से राजनीतिक सेंटर पे हो या स्टेट्स में हो, हलचल मचना शुरू हो गई है। अभी फिर से स्टेट्स जीते हैं, कर्नाटका में अच्छी विक्ट्री हुई है, हिमाचल में अच्छी विक्ट्री हुई है। जी, कांग्रेस का बुरा हार हुआ था गुजरात में, ये मैं समझती हूँ, पर इससे शायद नया कुछ सीखेंगे और अगली बार स्ट्रॉन्गर उतर के आएंगे। पड़ोसी के शहनाई के लड्डू कब तक खाएंगे? 30 साल में तो एक पीढ़ी चली है। बिल्कुल, पर अब हम कांग्रेस ओवरऑल के हिसाब से ही बात करेंगे। हम लोग तो संघर्ष जारी रखेंगे और कहीं ना कहीं पार्टी को फिर से पावर में लेकर आएंगे, चाहे गुजरात में हो या किसी और राज्य में हो या सेंटर में हो। गुजरात में आप अपनी भूमिका कहाँ देखते? नहीं, गुजरात में देखिए, भरूच फिर से घर है हमारा, और कोई राजनीतिक मकसद से यहाँ पे नहीं बैठे हैं। अभी थोड़ी राजनीतिक चर्चा चल रही है, पर गुजरात में ही रहना है, गुजरात से काम करना है। चाहे हम दिल्ली में रहते हों, वहाँ पले बड़े हों, पर यहाँ से तो रिश्ता नाता हमारा है। तो 23 नंबर में भी तो गुजरात वालों का स्पेशल अट्रैक्शन था ना? सही, वो तो ऐसे जाते थे जैसे अहमदाबाद जाते हो। तो बिल्कुल, तो उनके लिए तो घर ही था वो एक। ब्लॉक प्रेसिडेंट भी चला जाता था और झगड़ा करके आता था। तो यहाँ पे एक मतलब जोक था कि हाँ, किसी के थ्रू वाया वाया अहमद पटेल के पास जाने की क्यों ज़रूरत है, रिक्शा वाला भी सीधा अहमद पटेल के ऑफिस में भरूच में या दिल्ली पहुँच जाता है। तो ये अप्रोच मुझे लगता है सबकी होनी चाहिए। आप राजनीति में समाज सेवा करने ही आए हैं, आप पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन करने आए हैं, आप एक नेतृत्व कर रहे हैं पब्लिक का, जिन्होंने आपको वोट किया है। अगर आप उन्हीं को एक्सेस नहीं देंगे तो फिर आप उस पोजीशन पे क्यों बैठे हैं? मुमताज़ पटेल के सामने 3 चुनौतियाँ कौन सी? सबसे पहले अहमद पटेल नाम को के नाम को उसी तरीके से ज़िंदा रखना। कल उठ के ये ना कहा जाए कि उनकी बेटी ने ऐसा कर दिया, मेरी वजह से उनके नाम में या कोई दाग धब्बा आ गया। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। यही 3, इसको ही मैं 1 2 3 सारी चुनौतियाँ यही कहूँ। ये तो सीबीआई ईडी का दौर है ना, यहाँ तो चुनौतियाँ दूसरी होगी। नहीं, तो वो सीबीआई ईडी का दौर कब तक करेंगे? आप रोज़मर्रा, अब तो सब थक गए हैं। एक देखिए, एक परेशानी में तो ले आते हैं क्योंकि आप एक सिस्टम में इंटेंगल हो जाते हो। दुख की बात यह है कि मीडिया हो इतना हाइप क्रिएट कर देती है, उस हाइप से पब्लिक परसेप्शन बदल जाता है। कोई ये नहीं समझता है, कोई बाद में अपॉलोजी देने नहीं आता है कि नहीं, इल्ज़ाम गलत था, नहीं आप अक्यूज़ नहीं हैं, आपका नाम चार्जशीट में नहीं है। कोई मीडिया आपको आके माफ़ी नहीं मांगेगा, लेकिन उस बीच में जो पब्लिक परसेप्शन क्रिएट हो जाती है, उसकी वजह से अच्छे अच्छे लोग
पीछे रह जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट एक सेट किया गया है। इससे देश की तरक्की नहीं होने वाली। आप थोड़े वक्त के लिए पावर में रह लेंगे, पर उसके बाद क्या? तो कहीं ना कहीं लोगों की आंखें खुलनी चाहिए, लोगों को समझ आना चाहिए कि उनके सेंटिमेंट्स के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि नुकसान आखिर में आम जनता का ही होता है। आप जिस भी बेसिस पे परसेप्शन पे वोट कर ले, आप जात पात सांप्रदायिकता किसी भी चीज़ पे आप आज करेंगे, आपको लगेगा देश का नाम दुनिया में बहुत रोशन हो रहा है। लेकिन आप ग्राउंड पे तो देखिए, आप आज यहाँ पे किसी गांव में जाइए, आप एक औरत से बात करेंगे, वो बोलेंगी मैं गैस सिलेंडर नहीं ले सकती, महंगाई बहुत ज़्यादा है, मेरे घर के बाहर का नाला साफ़ नहीं है, मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये सब कौन ठीक करेगा? आप जितना रोशन करते रहिए देश दुनिया में अपना नाम, पर आखिर में देखिए अभी G20 समिट चल रहा है, आप स्लम्स को कवर कर रहे हो, आपने 4,000 करोड़ दिल्ली को खूबसूरत बनाने में लगा दिया, आप वैसे ही लगा देते। आपको 2 दिन के इवेंट की ज़रूरत क्या थी? आप ये सब चीज़ें भी देश के लिए कर सकते हैं। जहाँ फोकस होना चाहिए वहाँ करिए ना। आपने महिलाओं की बात की। गुजरात में महिलाओं एक एग्रेसिव मोड पे थी। आज़ादी के पहले से देखिए तो तमाम महिलाओं की एक फ्रंट रो में भूमिका थी। समय के साथ साथ वो भूमिका पीछे होती जा रही, खासतौर से पब्लिक लाइफ में, सिविल सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, कहीं ना कहीं अभी भी वही माइंडसेट है कि औरतों को घर में रहना चाहिए। आप चाहे जितना पढ़ा लिखा दें, शादी, बच्चे, विमेंस रिजर्वेशन बिल आप देखिए तब से चल रहा है, अभी तक पास नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं वुमेन को रिजर्वेशन की जरूरत है। नहीं, ज़रूरत नहीं है, पर बिना रिजर्वेशन के आप आगे भी तो नहीं आने दे रहे ना। आज अगर कम से कम रिजर्वेशन होगा तो 50% वो औरतों को आपको देना ही पड़ेगा जग मार के। बाद में पता चलेगा कि औरतें आगे अच्छा कर सकती, फिर रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चैलेंज मुमताज पटेल को भी होता है। अब मैं तो एक क्योंकि आप जिस कम्युनिटी से हैं वो तो और ज़्यादा नहीं होगा, बट मैं एज अ एजुकेटेड वुमन, मैं बीइंग अ वुमन, इसको मैं एक एडवांटेज ही देखूंगी। तो मैं इसको कोई चुनौती या हैंडीकैप नहीं समझती हूँ। आई एम प्राउड एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम अ वुमन, एंड मुझे लगता है कि औरत होने के नाते मैं और आगे बढ़ सकती हूँ। कल आपको मान लीजिए महिला कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना देता है तो आप कैसे बदलेंगे? कांग्रेस में तो महिलाओं की भूमिका और बहुत पीछे है। नहीं तो और आप जमीन पे देखिए, नाम पे नहीं देखिए कितने नाम महिला है, कोई कमेटी में कितनी महिला है। को नहीं है, बट महिला फ्रंट पे आके लड़ रही है। बट वही है ना, आपने कहा रिजर्वेशन की ज़रूरत क्या है? कम से कम रिजर्वेशन होगा तो उन लोगों को सबको मेन स्ट्रीम में आने का मौका तो मिलेगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपके पास एक वो ओहदा होगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर आई थिंक अगर औरतों को चार्ज, अगर देखिए सिंपल सी बात है, आज घर का बजट कौन चलाता है? अगर आप एक हस्बैंड हैं और आप आके घर पे सैलरी अपनी देते हैं, बट उसको किस तरीके से घर चलाना है वो तो एक औरत ही चलाएगी, राइट? तो अगर घर चला सकती है, बच्चों को देख सकती है, सारे डिसीजन अंदर के ले सकती है, तो देश क्यों नहीं चला सकती? देश चलाने की आपने बात की, उस बात को यदि आगे बढ़ाएं, आपके तमाम जो दोस्त हैं वो पॉलिटिकल फैमिलीज से हैं। अभी सचिन पायलट को आपने विश किया। नेशनल पॉलिटिक्स आपके घर से हुई, अभी आप डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स में, दोनों के बीच अंतर कितना है? वो चुनौतियाँ क्या होती हैं? सब सेम है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नीचे के लेवल से लेकर ऊपर के लेवल तक। पर इस सवाल से पहले मैं अपने जो पिछला सवाल पूछा औरतों का, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भी देख लें, पाकिस्तान में भी महिला प्रधानमंत्री रह चुकी है, हिंदुस्तान में भी महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, और बांग्लादेश में भी आप देख लीजिए, तो औरतें ऑलरेडी बहुत वर्षों पहले से ही एक कमांडिंग पोजीशन में रही हैं। और अब जो आपने सवाल पूछा, डिस्ट्रिक्ट की हो या फिर सेंटर की हो, औरत के हाथ में कमांड दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, लेकिन आपने ये जो कहा ना, सही, वो तीनों औरत वो हैं जो मैंने फ्रीडम मूवमेंट के पहले कहा ना, वो तीनों फ्रीडम मूवमेंट के पहले पैदा हुई और फ्रीडम मूवमेंट में उनका योगदान था, जिसको हम 21st सेंचुरी कहते हैं ना। आप देखिए 2000 से 2020 तक में पूरे देश में 5 महिला नेताओं के नाम बता दीजिए जो किसी की बेटी बहू नहीं हो। पंकजा मुंडे से मिलिए, उसका भी वही संघर्ष है।
पहले तो घर से संघर्ष चालू होता है। आपको देखिए, ऐसे कि गिनते जाइए ना सही, नहीं तो ये आप अभी सवाल क्या है, आप नेपोटिज्म वाला सवाल है कि औरतों वाला सवाल है? वो दोनों एक दूसरे से, औरत को तो नेपोटिज्म में भी नेपोटिज्म खेलना होता है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ एक वो क्योंकि और वो पहला हक तो वहाँ भी उसको नहीं मिलता। पेट्रियार्कल सोसाइटी है बिल्कुल, कि लड़के का हमेशा आग पहले होगा, लड़की का बाद में होगा। पर आई थिंक इंडिविजुअल उस पर डिपेंड करता है। मेरा मेरा मानना यही है कि आप किस नियत से आते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। ये संघर्ष तो ये रहेगा ही, आप किसी भी फील्ड में देख लो, अगर आप मतलब पॉलिटिक्स में ना भी हो, बॉलीवुड में भी देख लें, या फिर आप किसी कॉरपोरेट कंपनी में देख लें, अगर आपके पास बेटा बेटी दोनों होंगे तो हमेशा शायद बेटे को पहला मौका मिलेगा। तो ये संघर्ष तो हर जगह है। पर हाँ, ये देखकर जो आपने कहा फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे औरतें आगे थी, प्रधानमंत्री बन गई, आज 21st सेंचुरी में हम इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तभी तो फिर से रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि आप रिजर्वेशन दोगे, वहाँ से शायद मौका मिलेगा, और एक बार वो मौका मिल गया फिर हाथ से नहीं जाने देंगे। महिला पहलवान 2-2 महीना धरने पे बैठती है शोषण के खिलाफ, और उसमें जिस तरह से पूरा सिस्टम काम किया, उसमें कई सवाल तो खड़े होते हैं। बिल्कुल। पर आप देखिए कि सिस्टम किस तरीके से सिस्टमैटिकली इस चीज़ को दबा रहा है। तो ये पब्लिक को क्यों नहीं दिखता है? और कल कल पिक्चर देखी मैंने जवान, उसमें वही बोला शाहरुख खान ने कि आपकी उंगली में वो पावर है बटन दबाने की, आप सही चीज़ के लिए वोट करें, सवाल पूछे, आप वोट करिए जो सही, गरीबी के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़। लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक भटक गई है, क्योंकि पब्लिक को भटकाया जा रहा है। जो मुद्दे ज़रूरी नहीं हैं उनके बेसिस पे ही लोग एक डायरेक्शन में सोच रहे हैं। मैं कल गुजरात में, मैंने रात को पिक्चर देखी, इतने पावरफुल डायलॉग शाहरुख खान ने बोले और जनहित में बोले, एक सीटी एक ताली नहीं बजी, एक सीटी एक ताली नहीं बजी। अगर यही आप गदर में सनी देओल पाकिस्तान में घुस के मार रहे हैं, तो आप देखिएगा किस तरीके की सीटी ताली बजेगी। गुजरात तो उसका भुक्तभोगी है ना, गुजरात ने तो भोगा है ना, गुजरात ने 2002 भोगा ना। मैं जाफी साहब की मिसेज से मिला था कुछ दिन पहले, क्या हुआ, जाफी साहब तो जिंदा जले ना सही, सजा किसको हुई, वो भी तो एमपी थे ना। यही तो सिस्टम, यही 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 सिस्टम से तो हमें लड़ना है। क्योंकि आज आपके घर में महंगाई है, आप हिंदू हैं, और मेरे घर में महंगाई है, मैं मुस्लिम हूँ। फ़र्क क्या है? आज अगर अस्पतालों की सिचुएशन ख़राब है, आप भी वैसे ही सफ़र करेंगे, मैं भी वैसे ही सफ़र करूँगी। कोविड आया था 2 साल पहले, लोग मारा मारी कर रहे थे प्लेटलेट के लिए, खून के लिए। तब किसी ने पूछा कि खून किसका आ रहा है और प्लेटलेट किसका आ रहा है? तब किसी ने नहीं पूछा। हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर अगर पहुंचाना था तो यहाँ पे एक कौम दूसरी कौम को रोक रही होगी कि भाई उधर नहीं पहुंचाना है या इधर नहीं पहुंचाना है। लेकिन जहाँ खून आया, जहाँ प्लेटलेट आया, जो मिला फटाफट ले लिया। आज आपको ये नहीं पता कि किसके रगों में किसका खून दौड़ रहा है। तब इज़ ओके। बिल्किस बानो को न्याय कब मिलेगा एक वुमेन के तौर पे? मैं मुस्लिम के तौर पे बात ही नहीं करता, क्योंकि जब वो जजमेंट आया ना, गुजरात के सिविल सोसाइटी खामोश है, और अफसोस कि कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड नहीं लिया। सबसे पहले, अगर पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, मैंने उसी दिन वीडियो एक जारी करी थी, और मैंने इंटरव्यू दिया था राजदीप सरदेसाई जी को, और मैंने यही बात कही थी, इट इज़ नॉट अबाउट अ मुस्लिम वुमन बीइंग रेप्ड बाय हिंदू मैन। ये तो सवाल ही नहीं है। इट इज़ अबाउट द डिग्निटी ऑफ अ वुमन। ये एक औरत के साथ क्या किया गया, हिंदू हो मुसलमान हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रेप किसने किया, हिंदू ने किया, मुसलमान ने किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन्होंने किया वो हैवान है, उनका कोई धर्म नहीं है। और मैंने सबसे पहले, इनफैक्ट शायद राजनीतिक तौर पे वही सबसे पहला कदम होगा कि जब मैंने इस पे आवाज़ उठाई तब मीडिया ने नोटिस किया, और वहाँ से मीडिया ने जब सवाल पूछना शुरू किया तो शायद मुमताज़ पटेल हैं वो पता चला होगा। तो मैं तो बहुत क्लियरली, मेरे फादर होंगे ज़रूर धर्म से मुस्लिम, बट उनको आपने शायद कभी भी एक माइनॉरिटी लीडर के टैग से देखा या उसके एंगल से देखा नहीं होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि वो एक मुस्लिम लीडर थे। ही वॉज अ कांग्रेस लीडर।
एंड आज हर समाज के लिए हम खड़े हैं, कोई इसमें बायस नहीं है। जो भी इस दरवाजे में पहले भी आता था, हिंदू हो मुसलमान हो, भेदभाव कभी रहा नहीं है। गरीब अमीर, मैं तो उस एंगल से भी बोलूँगी, आप और मैं बात कर रहे थे, चाहे मंत्री हो, उद्योगपति हो, चाहे कोई रिक्शा वाला हो, चाहे कोई गांव से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आप एक पोजीशन पे बैठे हैं, समाज सेवा करने के लिए आपको वो हक, आपको जो वो पोजीशन दी गई है, लोगों का हक बनता है आपके ऊपर, आप उसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकते। राजनीति 21वीं सदी में ऐसी ही होनी चाहिए। हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर देख लिया है, हम लोग ने वर्ल्ड वॉर 2 देख लिया है, हम लोगों ने पार्टीशन देख लिया है, हम लोगों ने उसके बाद और दंगे देख लिए हैं, सब कुछ देखा है। आज के ज़माने में भी अगर हम उसी घिसे पिटे ख्याल के साथ रहेंगे तो हमारा देश कभी विश्व गुरु नहीं बनेगा। लेकिन सोनिया गांधी की कांग्रेस, इंदिरा गांधी की कांग्रेस, सरोजिनी नायडू की कांग्रेस बिल्कुल बानों के मामले में इसलिए चुप रह गई कि एक कम्युनिटी इससे नाराज हो जाएगी। आप कहाँ खुल के प्रोटेस्ट किए? आप उसको जनता का मुद्दा क्यों नहीं बना पाए? उसको बिल्किस बानो का मुद्दा ही क्यों बना दिए? नहीं, क्यों, कांग्रेस ने ज़रूर आवाज़ उठाई है, कब नहीं उठाई? कौन सी उठाई? आप बताइए ना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बंद का कॉल हुआ, कहाँ प्रोटेस्ट हुए? आप बताइए ना सही। यदि पर पीसीसी ने कुछ किया हो, डीसीसी ने कुछ किया हो। स्टेटमेंट्स दिए हैं, बोला है, स्टेटमेंट्स प्रोटेस्ट तो किया है, कोर्ट में भी जहाँ जहाँ सिविल सोसाइटी के थ्रू मदद हो रही है, बैकएंड पे तो चल ही रहा है। बैकएंड पॉलिटिक्स बैकएंड पे होती है। अब कांग्रेस जेब पे बैकएंड पे लड़ेगी। अब मैंने तो खुल के एकदम ओपनली आवाज़ उठाई है, इस वक्त तो मैं उस पर ही कह पाऊँगी, बाकी तो क्या बोलूँ मैं, जितना मुझे पता है बिल्कुल कहा गया है, पर अगर आपको लगता है बैकएंड पे है तो हम और ज़ोर से आवाज़ उठाएंगे। ऑनेस्टली आप इस सिस्टम को कैसे बदलेंगे? क्योंकि सिस्टम तो है ना, इसी सिस्टम से तो हमें आपको लड़ना है, हम सब इसके आएंगे। देखिए, सिस्टम रातों रात बदलने वाली है नहीं, संघर्ष बहुत बहुत लंबा रहेगा, शायद हम लोग ज़िंदा भी नहीं रहेंगे, पर एक तरीके से दिमाग में ये है कि एटलीस्ट आने वाली जनरेशन, जिस दौर से देश गुज़र रहा है, ये जो डैमेज है इसको अंडू करने में हम लोग को कुछ डेकेड्स लग जाएंगे, मतलब 10, 20, 30 साल लग सकते हैं। मुझे ही सोच के खौफ आता है कि मेरे बच्चे किस तरह के माहौल में आगे बड़े होंगे, पर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा भी अगर सिस्टम बदले, 1 स्टेप एट अ टाइम, वही हमारे लिए एक संघर्ष होगा और वही शायद हमारे लिए कामयाबी भी होगी। लंबे संघर्ष के लिए तैयार है? अब आए हैं तो करना ही पड़ेगा बिल्कुल। मोदी जी से आपकी लास्ट बात कब हुई थी? क्योंकि ये माना जाता है कि अहमद भाई के मोदी जी के संबंध बड़े अच्छे थे। जी मेरी तो फिर ईडी की जांच भी मोदी जी बिठा देते हैं। जी, उनके निधन के बाद मुलाकात हुई थी मेरे और मेरे भाई की, कर्टसी मीट थी हम लोगों की, क्योंकि जब वो बीमार थे, अस्पताल में थे, तो मोदी जी हमारे साथ टच में थे और हम लोगों को जहाँ जहाँ मदद की ज़रूरत पड़ी थी तो उन्होंने हमारी करी थी। तो उनके निधन के कुछ महीने बाद एक कर्टसी मीट हमने थी जहाँ पे हम उनको थैंक यू करने गए थे, तो वो मेरी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद कोई प्लान, कोई बात, आना जाना मिलना? नहीं, ऐसा नहीं। अब देखिए, प्रधानमंत्री हैं, बिज़ी हैं, आपके पास भी कोई मतलब अगर आपको कुछ ज़रूरत हो, कुछ हो, आई एम श्योर मिलने को कहें तो ना नहीं बोलेंगे, पर अभी तक उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। आपका अगला कदम क्या होगा सोशल लाइफ में? पॉलिटिकल में मैं नहीं पूछूंगा कि आप भरोस लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, क्योंकि जब लड़ना होगा लड़ लेंगे। देखिए, आइडियोलॉजी कांग्रेस की है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहती हूँ। इलेक्शन, आपने जैसे कहा, इलेक्शन आते जाते रहेंगे, जैसा पार्टी तय करेगी तब उस वक्त देखा जाएगा। सोशली बिल्कुल यहाँ से काम तो हम कर ही रहे हैं, भरूच से जो जो संस्थाएं उन्होंने शुरू करी हैं उसको हम लेकर चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा, स्टेबलाइज करेंगे, आगे लेकर बढ़ाएंगे, तो वो सारा तो पब्लिक सर्विस, सोशल सर्विस रहने ही वाला है। बाकी राजनीति के थ्रू अगर हम लोग उतर सकते हैं कि पब्लिक के लिए कुछ कर पाएँ, तो वो ही। स्टेट पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स, डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स, कहाँ?
राइट पॉलिटिक्स, राइट मतलब नॉट राइट विंग पॉलिटिक्स, बट सही सही तरीके की राजनीति जैसे होनी चाहिए। फिर कैसी होनी चाहिए? देखिए, साफ नीयत से आप करें और सेवा के भाव से करें, बस राजनीति समाज सेवा होनी चाहिए। लगता है कि ये बचा है अब इस राजनीति में? देखिए, ये सारे दल बदल जब होते हों, अंतरात्मा हर चुनाव में जागती है, उसके बाद बदल जाती है। अहमद पटेल के बच्चे हैं, सही कुछ सीखा है, साफ नीयत से ही आज यहाँ बैठे हैं। तो बड़ी बात बोलूँगी, देना सीखा है, लेना नहीं सीखा है उनसे। तो देने ही आए हैं और वही सेवा के भाव से काम करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। इंडिया को आप कैसे देखती हैं? इंडिया अलायंस की, अभी इंडिया भारत देश दोनों, क्योंकि वो जो इंडिया है ना, कल मैंने उस पर एक टॉक शो किया था अहमदाबाद में कि इंडिया जाना चाहिए कि नहीं, और उसमें यकीन मानिए कि जो यूथ था वो कहते हैं नहीं, नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना मतलब देश का नाम। हाँ, इंडिया है तो देन व्हाट, हम क्या क्या बदलेंगे? दुनिया में हमारी आइडेंटिटी एट द इंडियन है। बिल्कुल, इंडिया, भारत, हिंदुस्तानी सब एक ही है। आज हम क्या बोलेंगे? जय हिंद भी बोलेंगे हम, भारत जोड़ो यात्रा, इंडिया जोड़ो यात्रा तो नहीं कही थी। तो एक ही आइडेंटिटी है, बट हाँ, वर्ल्ड में इंडियन कहा जाता है हमको। शायद ये यूरोपियंस या अमेरिकन या भारतीय नहीं बोल पाएंगे, तो दे आर इंडियंस। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी है उसके साथ। बट आई थिंक, मुझे लग रहा है ये डिस्ट्रैक्शन के टैक्टिक्स हैं। अभी क्या है कि आपके पास इतने ज़्यादा सीरियस मुद्दे हैं, मणिपुर है आपके पास ये बेरोज़गारी का मुद्दा है, हर जगह कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही, चाइना का मुद्दा है। तो चर्चा में अभी बिज़ी रखो अपोजिशन को, पब्लिक को, इंडिया भारत, भारत इंडिया। तो ये तो चलता गली का नाम बदलने से चालू हुआ खेल देश के नाम तक आ गया, ये थमेगा कहाँ? तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होगी ना आप, क्योंकि आप इंडिया अब नहीं बोल पा रहे क्योंकि इंडिया अलायंस आ गई है। तो अब आप भारत पे आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत इंडिया सब एक ही तो है ना, संविधान में यही तो लिखा है, इंडिया दैट इज भारत एंड भारत दैट इज इंडिया, इट्स द वन एंड द सेम थिंग, नो बिग डील। तो ये इंडिया जो पटना में बना इंडिया है उसके कारण बदल गया, आप ऐसा कहते हैं? देखिए, पटना में जो बना इंडिया है दैट रिप्रेजेंट्स 60%, 60% देश के जो लोग हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन है जो इंडिया अलायंस को आप कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप कहते भी हैं कि इतनी मतलब इतनी भारी बहुमत से सरकार है, सिर्फ 40% लोगों ने आपको वोट दिया है, 60% लोग ने आपके खिलाफ वोट दिया है। हाँ, ये क्या बोलते, कैलकुलेशन की बात है कि 60% बढ़ गए क्योंकि आपके पास रीजनल पार्टी है, अलग पार्टी, बट फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि 140 करोड़ लोग ने आपको वोट किया है, नहीं किया है। तो इस वजह से इंडिया अलायंस को साथ आना पड़ा, क्योंकि शायद इस वक्त की यही डिमांड रहेगी कि साथ मिल के लड़ेंगे तो कम से कम ये जाएंगे तो फिर हम देश में कोई बदलाव लाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 गुजरात से शुरू होने की संभावना है, उसको लेके गुजरात कांग्रेस और मुमताज़ पटेल कितनी तैयार है, और गुजरात उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा जब कुछ महीने पहले के विधानसभा चुनाव में लगभग कांग्रेस को गुजरात ने रिजेक्ट कर दिया है? देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा साउथ में शुरू हुई थी, बहुत हलचल बची थी, बहुत लोग जुड़े थे और शौक से जुड़े थे। नॉर्थ में उसकी ना ही इतनी चर्चा थी, ना ही मीडिया में कोई चर्चा थी। साउथ का माइंडसेट भी अलग है ना। उसी पे आ रही हूँ। जब तक भारत जोड़ो यात्रा नॉर्थ में आना शुरू हुई तो मीडिया का भी परसेप्शन बदलना शुरू हुआ, मीडिया ने भी कवर करना शुरू हुआ। दिल्ली तक में लोग जिस तरीके से जुड़े भारत जोड़ो यात्रा में, और जब वहाँ से यात्रा निकल के गई उसके बाद लोगों का जो माइंडसेट और परसेप्शन चेंज हुआ कि जी कुछ बात है, राहुल जी ने कुछ किया, कांग्रेस अब दिखी। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल हिस्टोरिक यात्रा थी, और मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ कि जब गुजरात से शुरू होगी और ईस्ट में जाएगी तो वही जैसे नॉर्थ में एक फेरबदल आया, जो लोगों की परसेप्शन बदली, वो यहाँ पे भी होगी।
गुजरात ने कांग्रेस को एक बार संभाला था। इंदिरा गांधी के ज़माने में जब कांग्रेस ख़त्म होने की दौर में थी, टूटी थी, तो गुजरात ने इसी भरोसे ने संभाला था। अब फिर कांग्रेस वहीं संकट में है ना। तो संघर्ष तो जारी है ही ना, संघर्ष, और संघर्ष बहुत लंबी है, कोई आसान नहीं है। अ, उसी के लिए सब साथ आए हैं, सब मिले हैं, सब जुड़े हैं, और अब आगे देखेंगे क्या होता है। आप क्या मानती हैं, कांग्रेस के गुजरात के लोग जो छोड़ के बीजेपी में गए, कई तो आपके पापा के बड़े नज़दीक थे, नरेश रावल जैसे तमाम लोग थे, वो कभी कहते हैं कि आगे क्या होगा? दिखते हैं, आते हैं, बात करते हैं, आप लोगों के तो संबंध होंगे ना। देखिए, सबकी कोई ना कोई अपनी पर्सनल कंपल्शंस रही होंगी, कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, तो उसके बेसिस पे हम जज तो नहीं कर सकते, अपने खुद के ऊपर बोल सकते हैं। मैं यही कहती हूँ, बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, किसी भी पार्टी में हो, आप एक पार्टी ज्वाइन करते हैं आइडियोलॉजी को लेकर, और उस आइडियोलॉजी के तहत आप जनता के बीच में उतरते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हो, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में हो, तो आपके अंदर वो क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप इधर से इधर होते हैं, इसका मतलब आप में खुद में वो क्लैरिटी नहीं है, तो फिर आप जनता के बीच में क्या किस बेसिस पे जाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। क्लियरिटी होनी चाहिए। अब हम फायर राउंड खेलेंगे, मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, आप उनमें एक चूज करना है और क्लियरिटी के साथ। नो कमेंट्स भी बोल सकते हैं। हाँ, वो फंडामेंटल राइट्स है, देश दो यहाँ नहीं लगेगा। ज़्यादा पोटेंशियल किस में, मुमताज़ पटेल किसके नज़दीक, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी? परिवार हैं और कांग्रेस हैं, दोनों। दोनों, ये डिप्लोमेटिक आंसर है। आप देखिएगा नेता आगे कैसे बनते हैं। दूसरा सवाल, नेशनल पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स? नेशनल पॉलिटिक्स। भविष्य की नेता है, नंबर मिले तो सेव कर लीजिए। तीसरा सवाल, मुमताज़ पटेल 10 साल बाद कहाँ होती है? जनता के बीच, जनता की सेवा करते हुए। पटेल साहब तो केबिन लीडरशिप की है लंबे टाइम तक। नहीं, पर जो उनकी लेगेसी है वो उनकी एक पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है। उन्होंने जनता की सेवा पहले दिन से करी और आखिरी दिन तक करते आए हैं। यदि कॉलिशन पॉलिटिक्स का ये एक दौर है, और जब भी हिंदुस्तान में सेंटर गवर्नमेंट मजबूत हुई तो कॉलिशन गवर्नमेंट आया। इंदिरा गांधी के खिलाफ एक कॉलिशन बना, अभी एक कॉलिशन बन रहा है। एट द सिविलियन आपको क्या लगता है, क्योंकि जब आप कॉलिशन बनाते हैं तो तमाम आइडियोलॉजी मिक्स होते हैं ना, आपको कुछ सेटल तो करना होता है। ना, बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत बारीकी से सबको साथ लेकर चलना होता है, पर वक्त की जो डिमांड है उस पे, और ख़ास करके जो मुसीबत का दौर है देश के ऊपर, मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये कोalition खरी उतरेगी। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती क्या है दौर में, जैसा 2009 के बाद जो पतन हुआ उसमें कुछ तो मिस्टेक हुई है कि शायद ग्रासरूट लेवल पे जो मैंने अभी आइडियोलॉजी की बात करी, दिल से जुड़े हुए बहुत ऐसे कांग्रेसी हैं जो बिना किसी लालच के आपके साथ हैं। मुझे लगता है कि पार्टी को चुन चुन के उनको ऊपर लेकर आना चाहिए। गुजरात में मुस्लिम, महिला और आदिवासी, ये 3 कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोट बैंक थे, आज तीनों संकट में हैं। जी, पर वो भी क्योंकि कहीं ना कहीं कंपल्शन पॉलिटिक्स भी है, भय का भी माहौल है। ये विधानसभा, जो मेरी थोड़ी मोड़ी एक्सपीरियंस अभी पॉलिटिकल लाइफ, पब्लिक लाइफ में रही है, तो भय की राजनीति है, और उसकी वजह से बहुत कुछ ग्राउंड पे बदलता है। तो आपने देखा, ये मुमताज़ पटेल थी, नेशनल पॉलिटिक्स करेंगे, पब्लिक पॉलिटिक्स करेंगे। पटेल साहब अपनी स्पीच जब देते थे ना, वो वक्ता बड़े अच्छे थे, उनको सुना कम लोगों ने। वो 3 से बोलते थे, एक स्टार्ट में, एक मिडिल में, एक एंड में। आपका उससे नाता है? उन जो सुना है उन्हीं से सुना है, खुद से कोई उतना शौक रहा नहीं, पर बहुत गहरी बातें होती हैं, तो मैं भी उम्मीद रखती हूँ कि धीरे धीरे सीख जाऊँगी और उन्हीं की तरह शेर व शायरी। आप स्पीच में इस्तेमाल की, मैंने INCI के प्रोग्राम में आपको सुना था।
जी, वो उनकी उनसे ही सुनी थी मैंने, और शायद उस प्रोग्राम के लिए सही बैठता था कि गिरते हुए को उठाना है, थामना है। हम नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है जो गिरते हुए को थाम ले। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, ये गौर कीजिएगा, आज के दौर में भी एकदम सही बैठता है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो उसमें है जो गिरते हुए को थाम ले। तो ये जो आपने पॉलिटिक्स पूछा, मुझे यही है कि हम यहाँ पे गिरते हुए को थामने के लिए आए हुए हैं। तो आपने देखा, गिरते हुए को थामने का सिलसिला है, लंबा सफ़र है, संघर्ष के लिए तैयार है। और ये सबसे अच्छा लोकतंत्र में होता है कि आप संघर्ष के लिए तैयार होते हैं। और हम एक ऐसे घर में हैं जहाँ तमाम कैबिनेट मंत्री बने, स्टेट में सीएम बने, लेकिन वो कभी ना सीएम बने ना कैबिनेट मंत्री बने। उनका ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट जो रहा वही सबसे बड़ा रहा। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, गुजरात के प्रेसिडेंट रहे, अहमद पटेल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। आप कभी पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की बनेंगी? पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको हम स्वीकार करेंगे। ऐसा लगता नहीं कि इतने साल के इतिहास में एक वुमेन प्रेसिडेंट नहीं दे सके? राइट टू इक्वलिटी के झंडे पे देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, हु नोज। ऑलवेज फर्स्ट टाइम। आपने एनजीएन से बात की, ये भी फर्स्ट टाइम था। थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।